आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दूसरा मरहला किसके हक में हुआ फैसला? जी हां, जिसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले के तरह ही यूपी का दूसरा मरहला भी बहुत अहमियत का हामिल है। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में यूपी असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला भी बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। हालांकि 2017 की बात करें तो उस बार भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी के साथ ही मैदान में उतरी थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ है। इन दोनों पार्टियों का इत्तेहाद क्या बीजेपी को रोक पाएगा? समाजवादी पार्टी और आरएलडी क्या इतनी मजबूत हैं जो वो बीजेपी को इस बार रोक पाएंगी? क्योंकि 55 सीटों में से 38 सीटें जीतकर बीजेपी 2017 में आई थी। इस बार क्या तस्वीर बदली हुई होगी? क्योंकि इस बार कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। एमआईएम फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इन 55 सीटों पर मुस्लिम अक्सरती सीटें हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 25 से 35% तक मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। इन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। 2017 और 2022 के बीच में क्या कुछ बदलाव आया है और यह दूसरा मरहला बीजेपी के लिए जो 2017 में बहुत अच्छा रहा था, क्या इस बार भी बीजेपी अपनी कारकर्दगी दोहरा पाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान कुलभूषण त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी जी, बहुत इस्तकबाल है कुलभूषण त्रिपाठी जी, न्यूज 18 उर्दू में। कुलभूषण जी, हमने देखा कि 2017 बहुत अच्छी कारकर्दगी कांग्रेस की नहीं रही थी। सेकंड फेज में भी 2 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी एक नए क्लेवर और एक नई ताकत और एक नई पहचान के साथ, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम इस बार जुड़ा है कांग्रेस के साथ, तो क्या कुछ इस बार तस्वीर कांग्रेस की बदली हुई होगी? निश्चित तौर पर बदली हुई होगी, क्योंकि 2019 में प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और उसके बाद से लगातार प्रियंका जी ने संगठन को खड़ा करने का काम किया। और हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले 6 चरण में प्रशिक्षण हुआ, जिसमें हमने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और एक बड़ा संगठन के नाम पर एक बड़ी फौज खड़ी हुई। उसके बाद आदरणीय प्रियंका जी ने पिछले 2 साल में जहां भी उत्तर प्रदेश में कोई अन्याय हुआ, जहां भी कुछ भी ऐसी घटना हुई जहां सरकार निश्चित तौर पर वंचितों को और शोषितों को दबा रही थी, वहां प्रियंका जी आवाज बन के गई। चाहे वो हाथरस की घटना हो, सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव की घटना हो या अभी लखीमपुर खीरी की घटना हो, तो ऐसे में एक बड़ा जन समुदाय जुड़ना शुरू हुआ आदरणीय प्रियंका जी के साथ और कांग्रेस के साथ। और इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बेहतर लड़ाई में हम आए। उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो सबसे पहले प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं की, युवाओं के लिए प्रतिज्ञाएं की, किसानों के लिए प्रतिज्ञाएं की, कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए प्रतिज्ञा की। और उसी को आधार बनाकर हमारी टीम ने 1 साल फील्ड में काम किया और जो जरूरी मामले थे उनको उठाया और सबसे पहले शक्ति विधान जारी किया। शक्ति विधान की पहली शर्त हमने पूरी भी की कि 40% सीटों पर हमने महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए आगे लाने का काम किया। उसके बाद भर्ती विधान, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहा है, कोई ऐसा साधन नहीं है। अगर जो आज दूसरा चरण का जहां मतदान हो रहा है उस क्षेत्र की बात करें तो यहां की सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने बेरोजगारी की है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री थी, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले यहां पे स्थापित किया था एक उद्योग का सेटअप, अगर जो बरेली की बात करें तो उसे उद्योग नगरी कहा जाता था, गेटवे ऑफ उत्तराखंड, पहाड़ का गेटवे कहते थे। आज वहां पे जितनी पुरानी फैक्ट्रीज थी सब बंद हो गई हैं। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आप 2017 को याद कीजिए। समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत पार्टी के साथ अलायंस करके आप लोग चुनाव लड़ रहे थे और आप लोगों की हालत क्या थी? मतलब इस, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस के खासतौर से अगर हम बात करें, तो नतीजे बहुत मायूस करने वाले थे। इस बार तो अकेले दम पर आप लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। 2017 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे और ये कांग्रेस की एक भूल थी, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं था। हमने पहले संगठन पे काम नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ और उसी की सजा 30 साल से कांग्रेस 32 साल से उत्तर प्रदेश में झेल रही है। लेकिन पिछले 2 साल में
जैसे प्रियंका जी ने संगठन पर काम किया, उसके बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का जुड़ाव जो दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों की लड़ाई जो चली उसमें कांग्रेस उनके साथ लगातार खड़ी हुई थी। नहीं, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने मेहनत की है पिछले 1.5 साल से, लगातार वो जमीनी सतह पर काम कर रही है। उनकी मेहनत क्या नतीजों में बदल पाएगी और क्या नतीजे प्रियंका गांधी की मेहनत की वजह से नतीजे बेहतर होंगे, देखना बहुत अहम होगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सैयद यासिर जिलानी जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। यासिर जिलानी जी, मोदी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यूपी में 10 दिन पहले ही यूपी वाले होली दिवाली जो है वो एक तरह से मनाएंगे, तो क्या लग रहा है, यानी बीजेपी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि 2017 की तरह नतीजे इस बार भी बीजेपी के ही हक में आने जा रहे हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये इसलिए कहा जा रहा है कि जनता में जिस तरीके से उत्साह है, जिस तरीके से जनता निकल के अपने घरों से मतदान कर रही है और दिख रहा है कि विकास के नाम पे मतदान हो रहा है, तो इस मरहले में जो 9 जिलों की 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मुझे तो उम्मीद है 100% 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, जब कांग्रेस का तो ऐसा चरित्र है कि जिसके साथ वो जाते हैं उसके भी सगे नहीं रह पाते। पिछली बार जिन पे आपने सवाल किया कि जो लोग गठबंधन जिन्होंने बनाया था, उस गठबंधन को छोड़ के इस बार कांग्रेस अलग हो गई, तो जब आप अपने सगों के नहीं है तो आप जनता कैसे आपके ऊपर यकीन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ है जो मसलसल अपने जनमानस के कल्याण के लिए काम कर रही है। यकीन माने कि जिस तरीके से जितनी भी स्कीमें हैं जिस पे हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है और हमने हर स्कीम को 100% जमीन पे उतारने का काम किया। आज वजीर आजम साहब ने उस बात का जिक्र किया है जो मैंने आपके साथ पिछले 10-12 दिन पहले जो हमने 1-to-1 स्टोरी करी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम लोग वहां थे, काम कर रहे थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेके कितना आश्वस्त है, खुश है, उन्हें यकीन है कि कोई एक ऐसा दल है जो उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ा था। जब अपने भी खड़े नहीं थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके कंधों से कंधे मिला के खड़े हुए। जब उनको भूख की जरूरत थी तो भूख को खत्म करने का काम किया है। मुझे आप यकीन है, और मेरी जो स्टोरी थी आज उसको वजीर आजम साहब ने अपने मंच से साझा किया है और यकीन माने कि उस पे आपने न्यूज 18 उर्दू में भी एक बेहद जबरदस्त स्टोरी लगाई और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले मरहले का जो मतदान था उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो विपक्ष के लोग क्यों बौखलाहट में हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और दूसरे मरहले में भी वो वोट कर रही हैं, सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, जिसका नतीजा है कि विपक्ष इस वक्त हाशिए पे दिख रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है। कुलभूषण त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यासिर जिलानी जी, साथी भाजपा प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उसके लिए तो वही लाइन ठीक है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। जमीन पर जिसे अभी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने करैना के नाम पर प्रथम चरण में पलायन बताया, वो झूठा पलायन है। सही पलायन तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आज जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, ये वही रोहिलखंड का क्षेत्र है कि जहां से वो हजारों मजदूर पैदल जा रहे थे और कई कई दिन की पैदल यात्रा कर रहे थे, उनके पैर में चप्पल और जूते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ऐसी कोई समस्या ही वहां पे नहीं थी, क्योंकि जिस समस्या को आप अपने चश्मे से देखना चाहेंगे वही आपको समस्या लगेगी और नहीं देखेंगे तो नहीं। इस दूसरे चरण में जहां आज रोहिलखंड में मतदान है 9 जिलों में, यहां की सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने आवारा पशुओं की। सांड रात भर में पूरी फसल तबाह कर देते हैं। परीक्षाएं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। सरकार के आंकड़ों में हेराफेरी यह होती है कि एक मंत्री कहता है हमने 5 लाख रोजगार दिए, एक मंत्री कहता है 4.5 लाख दिए, एक मंत्री कहता है 4.25 लाख दिए। दरअसल इनके लिए ये सिर्फ आंकड़े हैं, गिनती है। तथ्य ये है
कि बेरोजगारी चरम पर है, उद्योगों के लिए कोई काम नहीं किया। आज जहां पे वोटिंग हो रही उस क्षेत्र की पूरी बात की जाए तो ये जो डबल इंजन की इनकी सरकार है, मैं पूछूंगा साथी प्रवक्ता से कि ये डबल इंजन की सरकार जमीन पर चलती है या आसमान में ही उड़ती रहती है? क्योंकि एक बरेली से शाहजहांपुर जाने के लिए बीच में पुल पड़ता है जिसे हुलासनगरा क्रॉसिंग कहते हैं, वो पिछले 8 साल से पुल बन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर पाई। ऐसे कई पुल, कई प्रोजेक्ट, और इस पूरे रीजन में कोई भी नया शिक्षा का संस्थान नहीं शुरू हुआ, स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं शुरू हुई। ऐसे में आप आंकड़ों की बाजीगरी चाहे जो भी करें, तथ्य यही है कि यहाँ की जनता पूरी तरह से इस सरकार से नाराज है। और इसी चलिए ठीक है, यासर गिलानी जी बहुत मुख्तसर में। राजीव गांधी ने कहा था कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो खा जाया करते थे। आज के वजीर आजम 1 रुपया भेजते हैं तो खाते में 1 रुपया आता है, बीच में 1 पैसा भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। तो ये है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर, अपराध के ऊपर। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सिचुएशन इस वक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जिसकी वजह से जो चुनाव में मतदान हो रहा है उसका नतीजा है। मौजूदा सरकार से अवाम कितने मुतमईन है, या अपोजिशन में जो सरकारें थी उनके कामकाज से, उनकी जिम्मेदारियों से किस तरह से अवाम कितने एक तरह से मुतमईन नजर आए, तमाम चीजें 10 मार्च को पता चलेंगी। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। इंद्रजीत सिंह टीटू जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएलडी के डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मासूम मुरादाबादी साहब सीनियर सहाफी हैं, जाना माना चेहरा है जर्नलिज्म का, और आदिल हसन आजाद साहब एमआईएम यूथ प्रेसिडेंट हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इंद्रजीत जी, क्योंकि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं और यही माना जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, ये जो अलायंस है, ये बीजेपी को रोक पाएगा, लेकिन इससे पहले भी कई गठबंधन हमने देखे हैं। देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है तो पीछे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। पिछले क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे कहावत बतान कहते हैं घर के ना मरते तो फौज इकट्ठी होती। तो हमें, मैं कह रहा हूं, कोई भी गठबंधन रहा, हम पिछले पे चर्चा ना करके हम आगे, हमारा क्या विजन है, हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे, जो अभी तक जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, किसान भाइयों के साथ, युवा भाइयों के साथ, घर के गृहिणी माताओं बहनों के साथ क्या नहीं हो पाया, जो हम करने जा रहे हैं इस गठबंधन के माध्यम से। हम करने ये जा रहे हैं कि किसान को 15 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट देंगे, हम पे बजट होगा, ठीक है, नहीं अलग से परिविधान करा जाएगा। सिंचाई के लिए किसान को बिजली फ्री दी जाएगी। जो 50 किलो का कट्टा 45 किलो का रह गया, उस पर संशोधन किया जाएगा। हम जो सिंचाई में काम करने वाले यंत्र है उन पे सुविधाएं देंगे। हम उत्तर प्रदेश में खेल मैदान बनाएंगे। गन्ना किसानों से तमाम सरकारों ने बहुत वादे किए, उनकी हालत बदली नहीं टीटू जी। इससे पहले की भी सरकारें, जो मौजूदा सरकार है, इसने भी बहुत वादे किए। उससे पहले की आप सरकारें 2017 से पहले की जो सरकारें, उन्हें भी आप देख लीजिए, गन्ना किसानों की हालत सुधरी नहीं, वादे सबने खूब किए। मैं बताता हूं आपको, दूध का जला हुआ छाया में फूंक मार मार के पीता है। आपके सरकार, अगर हमको वोट मिलेगा तो वोट इसी ही माध्यम पे, इसी ही विश्वास पे मिलने जा रहा है। आदिल जी, आज का ये मरहला बहुत इंपॉर्टेंट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एतबार से अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पर इस मरहले में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा और काफी ज्यादा उम्मीदवार एमआईएम ने उतारे भी हैं। तो यहां से आप लोगों को एक बड़ी उम्मीद होगी आज के इस मरहले से। ये बेशक हमारे बहुत मजबूती, सहारनपुर हो, देवबंद हो, मुरादाबाद हो, यहाँ पर मजबूती संभल हो, यहाँ से मजबूती से चुनाव हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जनता की साथ रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। भाजपा से मुरैना भाई ये पूछ लीजिए, एपीजी शिपयार्ड जो बैंकिंग फ्रॉड है, आजादी के बाद का 23,000 करोड़ का, इससे बड़ा आज तक फ्रॉड नहीं हुआ था। और जितने लोग भी विदेश भागे हैं, सबका रिश्ता कहीं ना कहीं मोदी जी से है। 2019 में केंद्र सरकार ने दिया था जमीन, मोदी जी ने दिया था जमीन, एपीजी शिपयार्ड को 5 साल लग गया फायर करने। देश को, जनता को क्या मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो दावा कर दिया कि फिर से हम जीत कर आ रहे हैं यूपी में, सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। तो 10 मार्च उत्तर प्रदेश के अवाम नारा दिए, 10 मार्च भाजपा साहब, ये तो उत्तर प्रदेश की अवामी ने नारा दी है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, योगी आदित्यनाथ की जुबान से नहीं चलता है। जनता की अदालत में फैसला हो गया है। चलिए ठीक है। नहीं, अवाम ने क्या फैसला आज किया है तो 10 मार्च को पता चलेगा। सबके अपने अपने दावे जरूर हैं। किस तरह से यहां के मुस्लिम वोटर्स की जो अहमियत है उसे किस तरह से देखते हैं? मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, ये ऐसी जगह जहां पर बड़ी तादाद मुस्लिम वोटर्स की, लेकिन 2017 में हमने सर देखा था कि बीजेपी मुस्लिम हलकों में शानदार जीत हासिल करके आई थी। देखिए, ये बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं। रोहिलखंड का ये जो इलाका है जहां आज पोलिंग हो रही है, और मैं पिछले 1 हफ्ते से वहीं था और मैंने बहुत करीब से वहां के सियासी और इंतखाबी हालात का जायजा लिया है जी। और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि 2017 के चुनाव में मुस्लिम हलकों से यहाँ बीजेपी जीती थी, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में यहाँ बीजेपी को शिकस्त हुई थी। चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो रामपुर हो, यहाँ चारों शहरों में मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के। तो 2017 से 2019 में सिनेरियो चेंज हो गया था काफी हद तक जी। और अब मैंने ये महसूस किया कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और पब्लिक के अंदर इख्तिदार की तब्दीली का एक माहौल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार है, इसने एक गवर्नेंस के उसूलों को पामाल किया है और जिस तरह से इंसाफ और सबके साथ इनका नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन उसके बरक्स इन्होंने काम किया और लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गम गुस्सा है और ये सोचते हैं लोग के जो लोग आइन का हलफ उठा करके इख्तिदार में आते हैं वो आइन में जो अक़लियतों को हुकूक दिए गए हैं उनको खुद अपने हाथों से पामाल करते हैं। ये एक सोच है लोगों के अंदर। ऐसे मौज़ूआत को उछाल रहे थे जिससे ये महसूस होता था कि इन्हें समाजी हम आहंगी और फिरकावाराना हम आहंगी से कोई सरोकार नहीं है। ये अपने सियासी फायदे के लिए समाज के अंदर इंतशार भी पैदा कर सकते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा भी सकते हैं। मैं यासिर जिलानी से इसका जवाब ले लेता हूं जी। बहुत तफसील में आपने मासूम मुरादाबादी जी तमाम चीजें बताई। यासिर जिलानी जी, 2 बातें हैं। आप ही की सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी, और आप ही के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि मुकाबला 80 और 20% के दरमियान है। सबका साथ, सबका विकास भी, और फिर एक लाइन भी आप खींच देते हैं 20% और 80% के दरमियान। कैसे? नहीं, अब 80 और 20% को डिस्क्राइब करने वाले जो लोग जो हाशिए पे जा चुके हैं, जिनके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत है और विक्टिम कार्ड प्ले करना है, अपने आप को विक्टिमाइज करके ये सोचना है क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं है, जिस विचारधारा के साथ वो जुड़े रहे, जिस विचारधारा की लोगों ने उनके कंधे के साथ सहाफत की, उनके कंधे के साथ मिलकर सामाजिक कारकुन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, आज वो विचारधारा हाशिए पे है। आज विकास का उत्तर प्रदेश में बोलबाला है। तो इस तरह की वो, क्योंकि उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी अपने आप से है, उनके वो जिस लक्ष्य को कोशिश करते हैं कि प्राप्त करने की, वो उसमें नाकामयाबी होती है क्योंकि यहां पे एक ऐसी लाइन खींच रखी है इस सरकार ने जिसमें 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए, 0 टॉलरेंस है अपराध के लिए। तो वो और जो जनमानस है उसको वो मदद कर रही है और मदद नीचे जमीन पे उतर के कर रही है, जिसकी तमाम चीजें, तमाम विंग के जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं वो भी जब अपने कॉलम में लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं अपने कलम के जरिए, तो वो भी इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग निराश हैं, हताश हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी को हटाया कैसे जाए, योगी जी को यहां से खत्म कैसे किया जाए, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप आइए ना उन औरतों के पास जिन्हें महामारी के वक्त में उन्हें राशन मिला है, जिसकी बात आज वजीर आजम कर रहे थे। मैंने पहले भी वक्तव्य में इस बात की चर्चा करी है। जाके ये लोग पूछे ना उनसे, और क्यों नहीं जाके उस वक्त इन विचारधारा के लोग उनके घरों में कभी तेल, पानी, नमक और तरीके से उनकी देखिए, आपने जो कुछ कहा इस पर रिएक्शन, त्रिपाठी जी पहले आपका बहुत छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आदिल हसन आजाद जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि सैयद यासिर साहब ने आपके सवाल के जवाब में बोलना शुरू किया और कहा जो 80
20 की बात करते हैं, आज जनता उनको हटा रही है। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि योगी जी को हटाया जा रहा है। आज भी सुबह योगी जी ने इंटरव्यू दिया, चुनाव आयोग भी उस पर कोई नजर नहीं रखे हुए है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, दूसरे चरण का चुनाव है, योगी इंटरव्यू देते हैं, 300 बार आ रही है सीटें, 300 प्लस, और अभी आपने क्या 300+ सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। हमने 2014 में हराया आपको, हमने 2017 में हराया, 2019 में हराया और 2022 में हम हरा रहे हैं सबको, और 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। आप ख्वाब देखते रहिए, सपने देखते रहिए, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से सबके साथ और सब जनमानस के साथ मिलकर काम कर रही है, उनको कोई भी उनका मुकाबला किसी ऐसी विचारधारा से हो ही नहीं सकता। चलिए विचारधारा विध्वंस विचारधारा जी, बात जो एक करके वन बाय वन एक एक करके बात रख लीजिए। मैं जिसके पास जा रहा हूं, टीटू जी, इंद्रजीत टीटू जी। मान लो मेरा या आपका बच्चा गलती करके आ जाए जी जी, और वो कहे पापा मुझे बचा लो, तो मैं जब सामने वाले से सिफारिश करूं तो उसको मैं बताऊं, या तो स्पष्ट बताऊं कि मेरा बच्चा गलती करा है लेकिन मैं माफी चाहता हूं। एक ये तरीका है कि मैं गलती करने के बावजूद भी ये कहूं कि मेरे बच्चे ने गलती करी ही नहीं है। दो चीजें हैं, सरकार ने करा कुछ नहीं, जुमलेबाजी करी, और उसके बाद फिर हमें धमका रहे हैं कि 300 से ऊपर सीटें हम लेके आ रहे हैं। ये दो चीजें कैसे चलेंगी? जब कितना आपने रोजगार युवा को दिया आपके सामने है, कितने पर्चे आपने बच्चों के पेपर लीक करे वो आपके सामने है। 700 के मैं वही तो कह रहा हूं कि आवाम के सामने सब कुछ है। आवाम के सामने सरकार की कारकर्दगी है, अपोजिशन की कारकर्दगी है, पिछले 5 साल में क्या हुआ सब कुछ है, रोजगार के लिए क्या हुआ, हेल्थ के लिए क्या हुआ, कोरोना के दौर में आवाम को किस तरह से गुजरना पड़ा, सब कुछ आवाम के सामने, और आवाम के जहन में वो तमाम चीजें होंगी जब वोट करने के लिए पहुंचेंगे। आदिल हसन आजाद जी, 30 सेकंड। परसों सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में इन्होंने जो नोटिस जारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस वापस नहीं, मैं वापस कर दूंगा, मैं रद्द कर दूंगा। उसी उत्तर प्रदेश में 110 लोगों पर एनएसए किया था, 95 लोगों पर हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया एनएसए, उसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसी नफरत की राजनीति हारेगी, और भाजपा को तो 300 को कोई सर्वे भी नहीं दे रहा है। ये इस गलतफहमी में कैसे हो गया कि इसको सीट आ रही है? पहला फेज से इनकी स्थिति पता चल गया है। इनके मंत्री बोल रहे हैं कि रीपोलिंग हो। नहीं, देखिए ये तो कहने की आजादी है, जब तक जो असल नतीजे हैं, ईवीएम के नतीजे हैं, जब तक आवाम का जो फैसला है 10 मार्च को नहीं आएगा, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी की सीटें कितनी भी आ सकती हैं। मैं मासूम मुरादाबादी जी, सर 2017 में हमने देखा था कि मुस्लिम वोट बिखर गया था पूरी तरह से, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हुआ था। 2022 में और इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, और खासतौर से सेकंड मरहले की अगर हम दूसरे मरहले की बात करें, क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है इस बार बिखरेगा नहीं, या इस बार जो है कुछ इत्तेहाद नजर आ रहा है मुस्लिम वोटर्स में? इसकी वजह आप क्या देखते हैं? पिछले 5 साल का अरसा गुजरा है लगभग बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में। इसके जो तजर्बात हैं लोगों को, वो बड़े तल्ख तजर्बात हैं जी। उन तजर्बात की रोशनी में लोग अपने वोट की कीमत को जान गए हैं, और उनको ये महसूस होने लगा है कि अगर वो वोट की ताकत का सही मानों में इस्तेमाल करेंगे तो वो हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि अगर ये हुकूमत या इसके लोग विकास के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं तो ये कैराना का मुद्दा क्यों उठाते हैं, ये मुजफ्फरनगर को बीच में क्यों लाते हैं, ये मुगलों को बीच में क्यों लाते हैं, ये जिना को बीच में क्यों लाते हैं? ये इसलिए लाते हैं कि इनके पैरों तले जमीन नहीं है। जो बेजमीन लोग होते हैं वो ऐसे जज्बाती मुद्दों को, ऐसे जज्बाती मौजूआत को सामने लाते हैं ताकि लोगों में एक डिवीजन पैदा करें। क्योंकि इनकी पूरी सियासत डिवीजन की सियासत है, लोगों में निफाक पैदा करने की सियासत है, हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करने की सियासत है। इसलिए इनका कोई ताल्लुक विकास से नहीं है। विकास सिर्फ एक नारा है, लेकिन जमीन पर ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान बंटवारा हो और हम इलेक्शन नहीं जीत लें। लेकिन अब लोग, आपने देखा कि इलेक्शन के पहले मरहले में जो जाट और मुस्लिम इत्तेहाद था, उन्होंने इनकी औकात बताई है, और किस तरह से ये लोगों ने ये देखा कि
ये धार्मिक मुद्दों पर लोगों को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों यासिर जिलानी, मैं 10 सेकंड बस दे रहा हूं, मेरे पास अब टाइम की कमी जी। यासिर जिलानी जी, एक सबसे पहले मैं एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए सहानुभूति है, लोकतंत्र में वो चुनाव लड़े, ये अच्छी बात है, मैं उस पर उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना फायदा तो चाहता हूं। बीजेपी का ही और होता है, मैं कितनी मजबूती से एमआईएम लड़ेगी। जो भी साहब बोल रहे थे जिना को लाने वाला जिना को लाने नहीं अबू हुरैरा साहब, जिना को लाने वाला अखिलेश है, और अखिलेश ने मुसलमानों को क्या दिया? 22% मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात कही थी पिछले अपने जो पूरी की पूरी अखिलेश आदिल जी बोल सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं, लास्ट के 10 मिनट में किसी को नहीं रोकूंगा, आप बोल रिजर्वेशन सकते की हैं। बात कही थी, वो रिजर्वेशन कहां गया? तो मुसलमानों को ठगने वाले मुस्लिम महिला के साथ समाजवादी पार्टी का 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, देखिए ये सबके अपने अपने दावे हैं, ये सबके अपने दावे हैं। जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ईवीएम अपने नतीजे बताना नहीं शुरू करेंगे, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, यासिर जिलानी जी, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे उस वक्त तस्वीर साफ हो जाएगी कि 300 प्लस या 300 और 200 के नीचे क्या कुछ नतीजे होंगे। लेकिन दूसरा मरहला बहुत अहम है, और दूसरे मरहले में किसके हक में फैसला हुआ है यह भी 10 मार्च को पता चलेगा। और दावे सबके अपने अपने जरूर हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है या अवाम ने किस पर भरोसा जताया है, 10 मार्च को तमाम चीजें पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मासूम मुरादाबादी साहब, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, कुलभूषण त्रिपाठी जी और एडवोकेट आदिल हसन आजाद जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा मरहला जारी है और लगातार लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है।